नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार देश का सियासी मिजाज क्या है। और हमारा नया मुकाम है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली विदिशा। हाई प्रोफाइल मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इस सीट पर कई बड़े दिग्गज नेता लड़े और फिर उन्होंने दिल्ली की राह तय की। शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से चुनाव लड़े और आखिरकार पहुंचे दिल्ली। इसके अलावा रामनाथ गोयंका ने भी यही कर्म क्षेत्र बनाया था। बात कर रहा हूं वर्तमान सांसद सुषमा स्वराज। जब बेलारी से उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो नाव है वो डगमगा सकती है, तो उन्होंने फिर विदिशा की राह तय की। और इसके बाद वो भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, संसद तक आखिरकार पहुंची गई। एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें इसी लोकसभा सीट से मौका दिया है। इस बार प्रत्याशी हैं बीजेपी की सुषमा स्वराज। तो वहीं यदि हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस से कोई ज्यादा बड़ा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह के छोटे भाई कांग्रेस के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये वाली सीट काफी हाई प्रोफाइल है और काफी तगड़ा मुकाबला भी होने जा रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुकेश टंडन साहब और साथ में मेरे पास शशांक भार्गव साहब हैं, कांग्रेस के नेता। और मौजूद हैं हमारे साथ विदिशा के कुछ ऐसे गणमान्य नागरिक और प्रबुद्ध नागरिक जो कि मांग करेंगे और जानना चाहेंगे उनसे हम कि आखिरकार क्या सियासी मिजाज है। पहले हम रुख कर लेते हैं बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। टंडन साहब, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर सुषमा स्वराज को यहां से मौका दिया गया है। क्या मानते हैं, कितने समीकरण आपके लिए सकारात्मक होने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आप गढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वैसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए, उन्होंने सबने जनता की सेवा करी है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरे समय जनता की सेवा करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ दिलाते हैं। इसलिए लंबे समय से भारतीय जनता नहीं है टंडन साहब, तो फिर क्या होता है जब नेताओं को लगता है कि वो दूसरी सीट से जीतने नहीं वाले तो विदिशा का रुख कर लेते हैं? बिल्कुल। विकास के नाम पर कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? इसके पहले आप अगर विदिशा की तस्वीर देखते तो विदिशा में सड़कें थी नहीं, पानी की समस्या विकराल थी, बिजली 24 घंटे गांव में मिलती नहीं थी। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, आंगनवाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल भवन है, स्वास्थ्य केंद्र खुल गए। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हमारे गांव और शहर में विकास समान रूप से हुआ है। आज गांव के लोग जो पलायन करके शहर की ओर आ रहे हैं। आप टंडन साहब जरूर गर्व कर रहे हैं, लेकिन जो मतदाता वो काफी नाराज हैं। एक बार आप फील्ड में जाके देखिए, समीकरण डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। भार्गव साहब, क्या कहेंगे, इस बार आपके लिए क्या सियासी समीकरण बनने वाले हैं? देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान से अलग समीकरण विदिशा में, क्योंकि एक तो हमारी जो यहाँ सांसद हैं सुषमा स्वराज जी, उनका पता ही पूरी विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता नहीं जानती। ठीक है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी उस पर हमारा भैया शिवराज सिंह बहुत ही चतुर चालाक आदमी है, वो अपना नाम लगा के और केंद्र सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ यहाँ ले रहे हैं। इसके बावजूद मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ कि मार्च सन 2011 में एक कलेक्ट्रेट रोड था, NH रोड था, उसका पैसा राज्य सरकार के खाते में 160 करोड़ रुपया जमा हुआ। इसके बाद क्यों वो 2014 में आज बन रहा है? सिर्फ इसलिए कि इनके पास विधानसभा में कोई कैंडिडेट नहीं था और स्वयं मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़े। और जब विकास नहीं हो रहा है भार्गव साहब, तो क्या कारण है? आप भी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, जीत नहीं पाए, शिवराज जी बाजी मार ले गए। क्या वजह है कि हर सांसद को जिताती है यहाँ की पब्लिक? जब विकास नहीं हो रहा तो क्यों? पिछली बार तो कांग्रेस का कैंडिडेट तकनीकी कारणों से यहाँ पर था नहीं। ठीक है। इस बार जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में कोई कैंडिडेट मेरे खिलाफ नहीं लड़ा तो स्वयं शिवराज जी आए। और पूरी विदिशा की जनता नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है, धन बल प्रशासन और जनता में पैसा बांटकर शिवराज जी अपनी इज्जत बचा पाए। उन्होंने घोषणा की कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ लेकिन जनता चुनाव जिताएगी, लेकिन आखिरी 3 दिन में घर घर गली गली दरवाजे दरवाजे कुंडी खटखटा के हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हूँ, मेरी इज्जत बचा लो। चलिए, बीजेपी का कहना है विकास काफी हुआ, तो
कांग्रेस का कहना है विकास नहीं हुआ, बल्कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर पैसा खर्च किया। जाहिर तौर पर जनाब, हम बात करें, दोनों सियासी दल के अपने अपने तरीके होते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है, स्वरोजगार करते हैं। आपको लगता है कि विदिशा का और विकास हो सकता था? इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से जीत के गए हैं, और विकास हो सकता था, वो विकास नहीं हो पाया। मान रहे हो सकता था, लेकिन अब जितना हो सकता है उतना तो हुआ। कितना हुआ? 80% विकास हुआ कम से कम। अच्छा, 80%। हाँ। चलिए, भार्गव साहब से पूछ रहे थे। भार्गव साहब, लगता है कि यहाँ से आवाज आई है 80% विकास हो गया है विदिशा का? देखो, आप विदिशा की जनता धार्मिक है और यहाँ के लोग भावनात्मक रूप से शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता छल के वोट ले जाते हैं। ये सिवा झूठी बातों के अलावा कुछ नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, और मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत मैंने एक आंदोलन किया और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को जगाया और लोगों के फॉर्म भरवाकर फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कार्ड बने उन्हें ये कह रहे हैं कि राशन कार्ड में नाम जोड़े। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आज तक यहाँ आई हैं उनका क्रियान्वयन हुआ है, और वो भी जब हुआ है जब हमने कई बार सैकड़ों आंदोलन किए हैं। ये सिर्फ झूठी बातें, और आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो झूठ बोलने में माहिर हैं, और मैंने कई बार निवेदन जनता से किया कि अगर उनकी पूरी झूठी घोषणाओं का पुलंदा पूरी झूठी घोषणाओं का पुलंदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पेश कर दिया जाए तो शायद उन्हें कुछ ना कुछ वजीफा जरूर मिलेगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर साबित करने पे तुली हुई है। टंडन साहब मौजूद हैं। टंडन साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वाकई आप बड़े कॉन्फिडेंट होके आए हैं। क्या लग रहा है आपको, वाकई विदिशा का 80% विकास हो गया है क्या? देखिए, ये जो शशांक भाई हमारी जिस बात को कह रहे हैं कि शिवराज जी के बारे में जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम भोग रहे हैं। 2008 में जो इनकी सरकार नहीं मिली, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, और उस सेवक के बारे में अगर इस प्रकार की ये बात करेंगे, उसी का परिणाम ये है कि बार बार इनको हारना पड़ता है। और ये बिल्कुल तय मान के चलें कि जो 29 सीटें, 29 सीटों पर ही ये कांग्रेस हार रही है। एक बात। दूसरी बात, ये मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, भैया केंद्र सरकार की योजना है तो 5 साल तक सोते रहे क्या? सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके बोलते हो कि ये केंद्र सरकार की योजना है, बाकी टाइम क्या करते हो भाई? बाकी टाइम में तो बताओ। जनता के बीच में कभी जाते नहीं है, जनता की सेवा करते नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसी गाड़ी में चलते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि साहब झूठ बोल के हमको हरा दिया। अरे भैया, बार बार कोई झूठ बोल के हराता है क्या? मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर नावेद खान मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर ले। नावेद, काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं, चाहे विदिशा में कांग्रेस की बात कहें चाहे भाजपा की बात कहें, विदिशा विकास से तो अछूता रहा है। कांग्रेस की सरकार भी रही है, कई सांसद भी रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक भी कांग्रेस के रहे हैं। और भाजपा की बात करें, भाजपा में भी शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनका गृह जिला भी कहा जाता है। पर विदिशा का ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में विकास नहीं हो सका जिस तरीके से विकास होना। क्या विकास की मांग थी, क्या दरकार रही आज तक? बिल्कुल, विदिशा में बेरोजगारी काफ़ी स्तर पे बढ़ रही है, और जो कॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन जो सिटी होना चाहिए, एजुकेशन के मामले में भी विदिशा पिछड़ा रहा है। कई फैक्ट्रियाँ, कई इंडस्ट्रीज एरिया होना चाहिए, वो भी विकास। तो थोड़ी रात की सांस लो। मैं टंडन साहब से पूछ लेता हूँ। टंडन साहब, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, जैसे कि नावेद ने बताया, वो आज तक यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। भाई, आज भी ये हालत है कि यहाँ के स्टूडेंट मूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं, या तो दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया। कोई देखिए, हमारा पूरा जिला जो है कृषि प्रधान जिला है और मुख्य व्यवसाय कृषि का है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मुख्य व्यवसाय होने के नाते जो कृषक परिवार के लोग हैं वो खेती मुख्य रूप से करते हैं। और जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी जैसा बोल रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़े हैं, वो पूरी दुनिया में जाकर सेवाएं दे रहे हैं। और जहाँ तक जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर बाहर जाके अगर सर्विस करने का अगर अवसर मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? आपके विकास के नाम पर क्या कोई कल कारखाना खोला गया? कोई विकास के लिए ये कुछ किया गया कि आपके जो स्टूडेंट है यहाँ से शिफ्ट ना हो? आप बात कर रहे हैं कि 80% आपका जो जिले में कृषि होती है, तो कोई प्रशिक्षण संस्थान है, कोई कृषि के विकास के लिए कुछ खोला गया? देखिए, हमारे यहाँ गंज बासोदा में कृषि विश्वविद्यालय है। एक बात, विकास पुराना है साहब, पुराना है। अभी हमारी सरकार ने खोला है, पुराना नहीं है, अभी खोला है, पिछले ये अपने 2010 के आसपास। एक बात। दूसरी बात, अगर विकास की हम बात करेंगे तो विकास को हमको हर पहलू से समझना पड़ेगा। वास्तव में जो हमारे गांव के जो निवासी हैं, हमारे गांव के किसान भाई हैं, गांव के जो मजदूर भाई हैं, उनका जीवन स्तर कितनी तेजी से उठा है। जहां मजदूर को एक बोरा
जो 600 रुपए जिसकी कीमत होती थी उसमें उसको काम करना पड़ता था, आज उसको 300 रुपए मिल रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा जिन परिवारों में लाइट नहीं जलती थी, आज उन परिवारों में रंगीन टीवी है, मोटरसाइकिलें, गांव-गांव में 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी। रंगीन टीवी जीवन स्तर क्या बताएं? नहीं, क्या ये विकास ही तो हुआ है। अगर विकास आदमी का नहीं होता तो ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी मजदूरी कर रहा है, कल कारखाने खुल जाए और आदमी भीख मांगे, उसको विकास नहीं कहते। विकास उसको कहते हैं हमारे जिले के व्यक्ति का जीवन स्तर उठे। और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सम्मानित सुषमा दीदी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के नागरिक का जीवन स्तर उठाया है। आज हमारा पूरा जिला खुशहाल है और बिल्कुल आनंद में रह रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। शशांक भार्गव जी, बीजेपी का कहना है काफी विकास हुआ, जीवन स्तर बढ़ा है, टीवी पहुंच गई है घरों में, मोटरसाइकिल पहुंच गई, इसे विकास कहेंगे? पहले मेरे भाइयों से कहते हैं कि जरा शांत रह के सुने। मैं आपके पास आऊंगा। बहुत अच्छा। मेरे भैया इन बातों से ही जीत रहा है, इसलिए शांत रहो यार। सरकार की सच तो ये है, इसे आप पढ़ के सुना दें मेरे भाइयों को, कि इस बार जो सरकार बनी है वो इस तरह से बनी है। एक ईवीएम मशीन में कुल 546 वोट थे। भार्गव साहब है, एक पेपर की कटिंग लाए जिसमें लिखा है 596 मतदाताओं के केंद्र में 827 वोट पड़े। कई जगह आरोप लगाए कि सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ, शायद आप इसकी बात। ये पानी में चंदा मामा पकड़ाने का काम करते हैं। आज तक विदिशा में कोई विकास नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने एक कॉरिडोर की घोषणा की, बीना से लेके विदिशा तक कोई काम नहीं हुआ। उस घोषणा को भी करीब 2 साल हो गए। जंबार बागरी में एक नया इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करने की बात कही तो वहाँ पे आनंद फनन में उन्होंने ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दिया। वहाँ पर जो रेट रखे वो करीब 160 रुपए पर स्क्वायर फीट के रखे, जो कि यहाँ का कोई भी उद्योगपति इतना पैसा नहीं लगा सकता कि उस जमीन को खरीदे, और उसमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं किया। डेवलप करके देने की बात थी लेकिन आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारी बहन सुषमा स्वराज के बारे में जो बात मैं कहूँ कि मेरे ख्याल से 5 बार विदिशा आई होंगी, और वो भी सिर्फ जिला पंचायत की मीटिंग तक सीमित रही होंगी। ये आज बड़े खुशी के साथ हमारे जो भाई खुश हो रहे हैं कि सुषमा जी ने ऐसा किया और शिवराज जी ने ऐसा किया। जनता इस बात की हकीकत जानती है, और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में इसका जवाब कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कांग्रेस का कहना विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जीवन स्तर बदला है, घर घर में रंगीन टीवी पहुंच गई है ना टंडन साहब, और मोटरसाइकिल पहुंच गई है। अपने अपने तर्क है। मैं ये शांति से बैठे हुए इधर पे आऊंगा। सर, क्या लगता है विदिशा को वाकई विकास के नाम पे कुछ हासिल हो पाया? विकास के नाम पर विदिशा को भाजपा हमेशा से लूट रही है और लूटती चली आ रही है। कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, चाहते क्या थे आप? बिल्कुल मैं आऊंगा। मैं चाहते क्या थे आप? मुख्यमंत्री के हिसाब से यहाँ का विकास होना था, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या चाहते थे आप? शिक्षा का हब बनता यहाँ पर, रोडें सुधरते, पर कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? वाकई नहीं हो पाया? विदिशा को हमेशा अच्छे प्रतिनिधि चुन के दिए। देश पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमने विदिशा से भाजपा को प्रतिनिधि चुन के दिए, पर हमेशा विदिशा को सिर्फ धोखा मिला है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सुषमा जी को हरियाणा से भगाया गया, दिल्ली पहुंची, दिल्ली से भगाया, बेल्लारी पहुंची, बेल्लारी के बाद विदिशा, यानी इनके पास बिल्कुल आप लोगों से, आप लोग पास मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सुनो, जो मेरी बात, घोषणा पत्र था कि 100 दिन में गरीबी दूर कर देंगे, इन्होंने करी क्या? इनसे पूछना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल पूछूंगा, मुझे समय दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हम बात करेंगे कि आखिरकार विदिशा का क्या है सियासी मिजाज। हम बातचीत कर रहे हैं विदिशा हाई प्रोफाइल सीट की। हाई प्रोफाइल बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीट ने बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली तक भेजा गया है, और इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुझे सबसे ज्यादा यही आवाज आ रही थी, और सबसे बड़ी बात यह कि हम जब ब्रेक पे गए थे तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना था मैं इनके तक नहीं आ रहा हूं। मैं आपके पास भी आऊंगा। आपके संक्षिप्त में अच्छी सी बात दो शब्द बोलूंगा, 2 पॉइंट पे बोलूंगा। और माननीय शशांक भार्गव जी से माननीय इनमें ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी एक भाई साहब कांग्रेस के और वो कह रहे थे कि यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कारखाने की बात कर रहे थे। BHEL का कारखाना जो आज भोपाल में विदिशा में ही सबसे पहले सेंक्शन हो गया था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने उनकी जमीनें उसमें आ रही थी, इस कारण से उन्होंने जहां पे नहीं स्थापित नहीं होने दिया, वो आज वहां पे भोपाल में गया। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार की योजनाओं की बात शशांक जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गैस की टंकियों का एक आपको मालूम होगा कि पहले सांसदों को कूपन मिलते थे, एक सांसद को 100 कूपन एक बार में मिलते थे। आज अटल जी की सरकार हमारी जैसी बनी, उन्होंने गैस को फ्री कर दिया। हर गरीब के घर जैसे सब्जी बेचते वैसे गैस की टंकियों की बिजी कांग्रेस सरकार आई, उसमें फिर उन्होंने बेसिक कर दिया। ऐसा क्या कारण है कि अटल जी की सरकार में गैस फ्री हैंड बिकती है और कांग्रेस के आते हैं तो इनमें शॉर्टेज हो जाती है, वो हो जाता है? कारण बताइए।
देखो, अगर केंद्र की बात करें तो माननीय सुषमा जी दीदी ने हमारे यहाँ केंद्र की तरफ से योजना लाई हैं, तो 132 करोड़ का नेशनल हाईवे, जो इनसे पूछना चाहता हूं कि 2 घंटे 2.5 घंटे में 11 पर पहुंचते थे, हम आधा घंटे में पहुंचते हैं। दूसरा, एक हमारे जो संजीवनी चलाई है, जो गांव-गांव गरीबों की सेवा करने के लिए एक जो वैन चलाई है, वो गरीबों के लिए वो वैन चली है। इसके अलावा हमारे यहाँ दीदी ने हार्टिकल्चर के बारे में सब्सिडी की प्रावधान रखवाया और गांव-गांव तक वो चलाया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल शर्मा। छत्रपाल साहब, कारखाना नहीं आ पाया, मेडिकल कॉलेज वो विद्यार्थी बैठा हो गया, मेडिकल कॉलेज हो चुका है। सुनो मेरी बात, आप भी समझते, आप भी बता रहे हैं, अभी रोज आप सुन रहे हैं, सिंधिया जी के बारे में सुन रहे हैं कि आप जैसे सैंक्शन हो गया, इसके बाद जमीन अवेलेबल हो गई है, अब बनने में टाइम लगे, रोटी थोड़ी खा लेंगे अपन। आप ही बताइए, टाइम तो लगता है। अच्छा, आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 10 में से 10 नंबर देंगे। भार्गव साहब ने इस बार फाइट दी थी विधानसभा चुनाव में, और एक बार फिर से जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें भी उम्मीदवार हैं। आपको लगता है भार्गव साहब कि जो लोकप्रियता का ग्राफ है शिवराज का, कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान दे सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका वोट बैंक रहा है, खासकर मुस्लिम वर्ग या फिर आदिवासी वर्ग या जो अन्य वर्ग है, वो कहीं ना कहीं खिसक के शिवराज की झोली में जा रहा है। पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था और उससे हम चुनाव लड़ने आए थे, ये बात सच है। लेकिन एक तो मेरे भाइयों से कह दूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि सांची कही और लड़ाई भई, तो उसमें का किस्सा ना करें कि चिल्लाने लगे भी सुन के। नहीं, सुनेंगे आप सुनेंगे। मैं मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, किसने किया? कोयला घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट है, लेकिन व्यापम का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है जिसमें लाखों बेरोजगार हो गए लोग, लाखों युवक बेरोजगार हो गए। ये एक विडंबना कही जाएगी कि इस चुनाव में यदि बात कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी गिना रही है कोयला घोटाला, 2G घोटाला, और जो केंद्र सरकार मतलब ने किए वो घोटाले, और आप व्यापम घोटाला। जनता कहां जाए? दोनों ओर तो घोटाले ही घोटाले। दिल्ली में घोटाला नहीं हुआ, दिल्ली में जो घोटाला हुआ उस मंत्री को सजा मिली, लेकिन आज हमारे यहाँ ये हालत है कि जिस व्यक्ति की नौकरी लगी वो जेल में, जिस व्यक्ति ने रिश्वत ली वो जेल में, लेकिन उस विभाग का मंत्री और मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा सवाल है। इस बार व्यापम घोटाला जम के उठने वाला, उसका एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री का नाम इसमें है, 2 FIR दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के ही एक बेहद बड़े नजदीकी नेता का भी नाम है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री निवास तक भी ये तार जोड़ रहा है। टंडन साहब का चेहरा इधर है, टंडन साहब इधर आ जाइए। क्या वजह है? व्यापम घोटाला इस बार आपको बड़ा परेशान करने वाला? देखिए, व्यापम घोटाले का पर्दाफाश किसने किया? ये शशांक भाई जो हमारे आरोप लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच करवाई, STF उसकी जांच कर रही है। CBI जांच में आप पीछे हट जाते हो, जब आपके आगे लोग के नाम आते तो पीछे हट जाते हो। CBI कांग्रेस की कौन सी एजेंसी आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत साफ बात। CBI तो बचा सकती ना। पूरी बात मैं बता दूं आपको, ये जो घोटाले केंद्र सरकार ने करे वो राजनीतिक नेताओं ने घोटाले करे। वो व्यापम घोटाले की बात कर रहे हैं तो वो दिग्विजय सिंह के समय से प्रारंभ हो गए थे, और उसके नाम आपके पूर्व मंत्री का आ जाता है, आपके बड़े नेता का। कांग्रेस के भी तो नेता उसमें लिप्त हैं, कांग्रेस के जो इन्हें उम्मीदवार बनाए। तो CBI को जांच क्यों नहीं देते आप? CBI को जांच क्यों नहीं देते? STF जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, और उसमें जो कांग्रेस के नेता भी लिप्त हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, जो अधिकारी लिप्त हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये तो वो क्या है, बिल्ली कौन सी खींच निकाल रही है, और ये तो विधानसभा के पहले का मुद्दा है। उस मुद्दे को जब इनने उठाया था, हमें 165 सीटें मिली, ये आज का मुद्दा थोड़ी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश जैन है। ब्रजेश, इस बार शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर विधानसभा में जीते गए थे, आप शिफ्ट होकर वो दूसरी जगह चलेगा, मतलब यहाँ से चुनाव नहीं, उन्होंने विधानसभा सीट त्याग दी है। आपको लगता है क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे? देखिए, विदिशा की जनता से भी मैं यही पूछना चाहूंगा कि शिवराज जी विकास पुरुष कहला रहे हैं, कहीं उन्होंने काम भी किए होंगे, लेकिन अब वो विधायक पद से इस्तीफा देके चले गए हैं। अब उनका जो मूल निवासी है वहां से वो विधायक रहेंगे, और जाहिर सी बात है कोई भी विधायक होता है तो अपने क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देता है एक मुख्यमंत्री के बजाय। तो क्या विदिशा के लोगों को अभी भी उतना ही यकीन है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी उतना ही ध्यान? आइए मेरे साथ आइए, मैं पूछ लेता हूं। सबसे ज्यादा यहाँ से आवाज आ रही, मेरा सवाल सुन ले, जवाब वो दे दें। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे जिताया था आप, अब वो छोड़ के चले गए, आपको अभी भरोसा है कि अब भी वो उतने ही लॉयल रहेंगे जितने पहले? हाँ, उतने ही रहेंगे, 100% रहेंगे। विदिशा से कभी छोड़ के नहीं जाएंगे शिवराज सिंह। विदिशा उनकी जी और जान, उनका प्राण है विदिशा। भार्गव जी से पूछना चाहता हूँ, 1.5 करोड़ रुपए ITI के लिए आए थे,
इनने ITI के लिए क्या किया, वो पैसा कहाँ है? पूछो आप, 1.5 करोड़ रुपए है कि नहीं है? पूछिए आप 1.5 करोड़ पूछ लेता हूँ। 1.5 करोड़ की बात है शशांक जी, इस कांड में मुद्दा छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ, बताइए 1.5 करोड़ कहाँ गया? पहले तो मेरे भाई की मैं जानकारी सही करना चाहता हूँ कि 60 करोड़ रुपए ITI के लिए आए थे। मैंने राज्य सरकार से जमीन मांगी थी, उसके लिए राज्य सरकार से बामुश्किल हमने जमीन ली, लेकिन वहां पर अवैध रूप से उत्खनन करा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और वो जमीन तहस नहस हो गई। मैंने पुनः कलेक्टर से कहा है कि वो जमीन दे तो हम वहाँ पे ITI की बिल्डिंग बनाएं, और उन्हें अगर कोई दिक्कत है तो बैंक खाता देख लें, मैं ब्याज के पैसे मिलेंगे। आप चले जाइएगा, इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप भार्गव साहब के पास जाइएगा, पूरा हिसाब किताब मिलेगा। लेकिन इस बार पूरे चुनाव में बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। राजकुमार पटेल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, ये राजकुमार पटेल वही शख्सियत है जो कांग्रेस से पिछला चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बी फॉर्म जमा नहीं होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। बाद में बड़ा बवंडर हुआ और आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। मेरे साथ भार्गव साहब मौजूद हैं कांग्रेस से। भार्गव साहब, क्या लग रहा है इस बार राजकुमार पटेल फिर मैदान में, क्या सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं? राजकुमार पटेल अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है और उनका स्वयं का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, चाहे वो चुनाव लड़े या ना। सियासी समीकरण नहीं बदलने वाला। एक खास बात हो रही है कि पटेल समाज ज्यादा है, ये कहा जाता है, खासकर बुधनी साइड, और अब वो चुनाव में है, तो टंडन साहब थोड़ा क्या गड़बड़ है? देखिए, हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी जातिवाद की राजनीति प्रारंभ नहीं हुई है। हमारे यहाँ जितने भी मतदाता हैं बड़े लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करते हैं और अपने प्रतिनिधि का सही चयन करते हैं, इसलिए जाति समीकरण जैसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ विदिशा में अगर बात करें, सरदार गुरचरण सिंह जी विधायक रहे, उनके समाज के सिर्फ 1000 लोग थे। इसके और भी ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे रहे जिनके 1000 2,000 वोट थे, मगर पूरे क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, इसलिए हमारे यहाँ जातिवाद जैसी कोई बात नहीं। कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी की लहर नहीं है, तो वहीं बीजेपी भी मान रही है कि पूरे देश में, मतलब मध्य प्रदेश में भी शिवराज पे भारी मोदी। खास बात यह है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए किसान भाई से पूछ लेता हूँ। किसान भाई, आप बताइए किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मात्र नरेंद्र भाई मोदी। क्यों? इसलिए कि वो व्यक्ति विकास की बात कर रहा है, वो व्यक्ति सद्भाव की बात कर रहा है, वो व्यक्ति आपके इस देश के सम्मान की बात कर रहा है, वो व्यक्ति इस देश को अपने सर्वोच्च पर ले जाने की बात कर रहा है। उस व्यक्ति के आने के पहले पूरा विश्व उससे डर चुका है और अपने न्यूज चैनल, अपनी संसदों में बैठ के उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा है। मतलब वो व्यक्ति ही मोदी जी। मोदी और शिवराज जी हीरो हैं। ये क्षेत्र उनका है जहां कांग्रेस का फट्टा साफ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस को। चलिए मेरे साथ, मैं आप पास आया, किसको देखना? मोदी जी। मैं एक किसान हूँ। आप बैठिए ना जी। किसान जी बताइए। मैं एक किसान हूँ। हमारे अहमदपुर क्षेत्र में ये स्थिति है कि हमें अगर सर्वे करवाना होता है तब भी हमें चक्का जाम करना पड़ता है। खाली बारदाने की बात हो तब भी हमें चक्का जाम करवाना पड़ता है। खाद की बात हो तब भी हमें चक्का जाम करवाना पड़ता है। ऐसी कैसी शिवराज जी की सरकार है? हमारी सुषमा स्वराज जी ने 5 गांव को गोद लिया था, उसकी ये स्थिति रही कि वहां से हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी बुरी तरह से हारे हैं जिसकी कोई कहना नहीं है। करीब 150 वोटों से मुख्यमंत्री जी हारे हैं 5 गांव से। तो ये था विदिशा का सियासी मिजाज। जाहिर तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो सियासी दल हैं उनमें आपस की जमकर टक्कर है, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिणाम आते हैं। परिणाम तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं हम कि इस बार जो दोनों ही पार्टियों के लिए आगे का रास्ता टेढ़ी खीर है। आप बने रहिए और देखते रहिए पल्स मीडिया। अगली बार हम कहीं और आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे वहां का सियासी हाल। फिलहाल दीजिए आज्ञा मुझे, नमस्कार।